suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. बबलू भागा ही जा रहा, बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू. Suddenness, the sheer suddenness of the move. बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू. Suddenness. बबलू 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 बबलू. इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले. मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा. मेन स्ट्रीम मीडिया, इस वर्ड से आप लोग फैमिलियर तो होंगे ही. ये वर्ड मीडिया के उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी सोसाइटी में एक वाइड एक्सेप्टेंस हो, जिसका रीच मास लेवल पे हो, जिसकी फंडिंग ग्लोबल हो और जिसका इन्फ्लुएंस उस सोसाइटी के कल्चरल और पॉलिटिकल थिंकिंग को शेप करने में काफ़ी गहरा हो. इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया के इसी इम्पैक्ट की वजह से कई स्कॉलर्स इसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहते हैं. लेकिन क्या आज मेन स्ट्रीम मीडिया डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर का रोल प्ले कर रहा है, या फिर ये उस फावड़े की तरह काम कर रहा है जो डेमोक्रेसी की नींव खोदने में लगा हुआ है? अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके एक पब्लिक का ओपिनियन लें, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर बहुत नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं. उनकी नज़र में मेन स्ट्रीम मीडिया आज की डेट में प्रोपेगेंडा और पोलराइजेशन का टूल है. अगर आप डेमोक्रेसी को एक मूवी माने तो जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, नेचुरली उस मूवी के हीरो होंगे. तो जिस मेन स्ट्रीम मीडिया का इस मूवी के हीरो के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड होना चाहिए था. माँ जी, मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी. माँ जी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आज क्राइम मास्टर गोगो बन के आपकी पब्लिक लाइफ में ये गंद मचा रहा है. ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठा. तो ये हुआ कैसे, ये ट्रांजिशन आया कैसे? वी नीड टू टॉक के पहले एपिसोड में आज हम इसी ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे, कैसे ये नंदू क्राइम मास्टर गोगो बन गया. और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों रवेश और अर्नव की क्लिपिंग स्टार्टिंग में यूज़ की इस प्रॉब्लम को शो करने के लिए, क्योंकि वो दोनों आज इस प्रॉब्लम के सबसे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो आइए दोस्तों, इसी के साथ वी नीड टू टॉक के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं. न्यूज़ अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक डाटा पॉइंट है. डाटा पॉइंट यानी हेडलाइन, इंफॉर्मेशन, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कब, कहाँ, कैसे, क्यों. बस आप मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, आप और हम मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू जो आज कंज्यूम कर रहे हैं न्यूज़ के नाम पे, वो न्यूज़ नहीं है. वो न्यूज़ के बेसिस पे न्यूज़ को यूज़ करके बनाया हुआ एक रियलिटी शो है. ये रियलिटी शो दो फैक्टर्स की देन है. पहला टीआरपी, दूसरा है आइडियोलॉजिकल ट्राइबलिज्म. टीआरपी का मतलब तो आप जानते ही हैं. आइडियोलॉजिकल ट्राइबलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्राइबलिज्म अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो ट्राइबलिज्म का मतलब है ट्राइब्स में बढ़ जाना. आपकी जो ट्राइब के लोग हैं वो आपके दोस्त हैं, जो आपकी ट्राइब में बिलोंग नहीं करते वो आपके दुश्मन हैं. आइडियोलॉजिकल ट्राइबलिज्म इसी का बाय प्रोडक्ट है. यहाँ पे आपकी ट्राइब आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से बनती है. तो जो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से है वो तो सब सही है, जो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं है वो गलत है. तो जब न्यूज़ पे ये आइडियोलॉजिकल ट्राइबलिज्म का फ़िल्टर लग जाता है तो जो न्यूज़ आपकी आइडियोलॉजी को सूट करती है वो कवर होती है, उस पर रिपोर्ट किया जाता है, उस पर आउटरीच होता है. और जो न्यूज़ आपकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करती वो न्यूज़ चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल के दबा दी जाती है. हम दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जो दिक्कत है वो कैंसर की तरह स्टेजेस में डेवलप हुई है. तो उसे हम स्टेजेस में ही डिस्कस करते हैं. अगर आप आज से 20-25 साल पीछे जाएं तो याद करिए कि न्यूज़ सिर्फ आधे घंटे का एक शो हुआ करता था. ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो टीआरपी की होड़ भी नहीं होती थी. आप आधे घंटे में दिन दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें जान लेते थे. यानी वही कब, कहाँ, क्यों, कैसे, बस. और क्योंकि न्यूज़ इतनी बेर मिनिमम
तरीके से रिपोर्ट होती थी, तो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल फ़िल्टर लगाने का भी सवाल पैदा होता नहीं था। आप आधे घंटे में क्या नैरेटिव बना लोगे, आपको तो रिपोर्ट ही करना है बस कि हुआ क्या, कैसे हुआ। तो ये जो पीरियड था मीडिया का, यहाँ पे क्योंकि टीआरपी की होड़ नहीं थी, आइडियोलॉजी कल फ़िल्टर लगाने का टाइम नहीं था, तो वहाँ पे मीडिया काफ़ी हद तक, गलतियाँ तो तब भी कुछ ना कुछ होती ही होंगी, पर वहाँ पे काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप था उसका। फिर आता है 1 जून 1980। इस दिन दुनिया का सबसे पहला 24/7 न्यूज़ चैनल CNN अमेरिका में लॉन्च होता है। इसके बाद अमेरिका में 24/7 न्यूज़ चैनल्स की भरमार आ जाती है। ये भी हमारी इंडिया आती है 1998 में, जब स्टार न्यूज़ इंडिया का पहला 24/7 न्यूज़ चैनल लॉन्च होता है, और उसके बाद इंडिया में भी ऐसे चैनल्स की भरमार लग जाती है। 24/7 न्यूज़ चैनल्स की फ़िलॉसफी में ही एक दिक्कत है, आप न्यूज़ जनरेट कर नहीं सकते, आप न्यूज़ क्रिएट कर नहीं सकते, न्यूज़ पे रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन तो आप 24/7 उस पर कैसे रिपोर्ट करेंगे, न्यूज़ तो लिमिटेड होती है। यहाँ से शुरू होती है टीआरपी की दौड़, सेंसेशनलिज्म, कंट्रोवर्सी क्रिएशन, जो भी चीज़ टीआरपी आपको दिला सके, क्योंकि आपको कम्पीट करना है अपने चैनल से, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 24/7 न्यूज़ चैनल्स की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिकल फ़िल्टर का लगना। जब आपके पास इतना टाइम है न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, और न्यूज़ आपके पास ज़्यादा है नहीं, तो आपके पास पूरा टाइम होता है, आप डिबेट्स के नाम पे अपने पसंद के पैनलिस्ट बुलाएं, सिलेक्टिवली न्यूज़ को उठाएं, और उनके बेसिस पे आप एक नैरेटिव बिल्ड करें कि क्या सही है क्या गलत। अब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं हो रही है कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे, अब आपको ये भी बताया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत, कौन सेकुलर है, कौन कम्युनल है, कौन लिबरल है, कौन फासिस्ट है। इस नैरेटिव के थ्रू पब्लिक के ओपिनियन को रॉन्गली इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि आप उन्हें कंप्लीट पिक्चर नहीं बता रहे, आप उन्हें सिलेक्टिव डाटा पॉइंट्स यूज़ करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट की तरफ। ट्वेंटी 24/7 न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने के बाद मीडिया की जो पावर थी पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की, वो कई गुना बढ़ गई। और जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को चला रहे थे, उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस पावर का यूज़ अपने बेनिफिट के लिए भी किया जा सकता है। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये सिग्नल मिल गया था कि जो ये नई पावरफुल मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये कोई डेमोक्रेसी की वॉचडॉग नहीं है, बल्कि इसके साथ एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, इसके साथ मिलके काम किया जा सकता है। क्योंकि जो करप्ट इनकम्पिटेंट लीडर्स होते हैं या करप्ट पार्टीज़ होती हैं, जिनका कोई कमिटमेंट नहीं है कंट्री को लेके, जिनका सिर्फ चुनाव जीतना है, उनके लिए ये चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन सामने आए जो काम उनके लिए करे, लेकिन पब्लिक की नज़र में न्यूट्रल हो, और इनके काम को बढ़ा चढ़ा के दिखाए और इनके अपोनेंट्स की कमियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाए। और इस काम को करने के लिए मीडिया सबसे बेस्ट टूल था। ये जो बॉन्ड अब मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बीच बना, ये दो तरीके से बना। एक है पैसा और दूसरा आइडियोलॉजिकल अलायंस। पैसा वाला मॉडल एडवर्टाइजमेंट वाला मॉडल है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। मतलब वो आपके न्यूज़पेपर में, आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। अगर आपने उनके खिलाफ कुछ एडवर्स खबर चलाई या कोई ऐसी खबर चलाई जिनसे उनको नुकसान हो पॉलिटिकल, तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट बंद कर देंगे, तो आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा। एक ऐसे ब्लैकमेलिंग टूल है जो पॉलिटिशियंस अपनी तरफ से यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा कंट्रोल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का होता है, और ये ऑप्शन हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अवेलेबल है। अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इरिस्पेक्टिव कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब भी पावर में होगी उसको वो अपना एडवर्टाइजमेंट देती है और मीडिया को कंट्रोल करती है। और जो दूसरा तरीका था इस बॉन्ड को बनाने का, वो था आइडियोलॉजिकल अलायंस का। यानी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग रन करते हैं, वो जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, उस आइडियोलॉजी से एग्री करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो यही सब काम फ्री में करते हैं। मतलब उनके अपोनेंट्स को विलीफाई करना, हर प्रॉब्लम उनके माथे फोड़ना, उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना और इनकी प्रॉब्लम्स को कवर भी ना करना। अगर आप ध्यान दो, ये जो पीरियड है पोस्ट 1998, मतलब ये 24/7 न्यूज़ चैनल आने के बाद, तो आप नोटिस करेंगे कि जो वर्ड्स हैं कम्युनल, सेक्युलर, लिबरल, फासिस्ट, एक जनरलाइज्ड वर्ड किसी को भी लेबल करने के लिए ये इसी पीरियड में यूज़ होना सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुए। आप एक बात और ध्यान देना कि पहले मीडिया का एक रूल होता था कि हेट क्राइम के किसी भी विक्टिम का वो रिलीजन और कास्ट डिस्कस नहीं करते थे, वो डिस्क्लोज नहीं करते थे, क्योंकि और हेटेड ना फैले, कहीं और सिचुएशन ख़राब ना हो जाए। लेकिन इस पीरियड की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस पीरियड से ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि ऐसे केस में सबसे पहले वो कास्ट और रिलीजन ही डिस्कस करते हैं।
क्योंकि इससे पॉलिटिकल माइलेज निकाला जा सकता है। विक्टिम को जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है उसकी तो बात ही छोड़ दो, इंडिविजुअल तो मैटर ही नहीं करता। उस चीज़ को जनरलाइज करके कैसे पॉलिटिकल इशू बनाया जा सकता है, पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जा सकता है, वो इस पीरियड से स्टार्ट हुआ। इस पीरियड में कई जर्नलिस्ट को पद्म विभूषण मिले, फार्म हाउस मिले, बंगले मिले। आप एक और बात नोटिस करना, इस देश ने इमरजेंसी झेली। 1984 में जो नेशनल कैपिटल में हुआ वो भी देखा। 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, अपने ही देश में एक पूरी कम्युनिटी को रिफ्यूजी बना दिया गया, वो भी हुआ, वो भी देखा। लेकिन डेमोक्रेसी इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में, ये सब डायलॉग आपने फिर पिछले 10-15 साल में ही सुने होंगे ज़्यादा। उससे पहले ये सब यूज़ ही नहीं होता था। तो ये उसी चीज़ का बाय प्रोडक्ट है, इस आइडियोलॉजिकल अलायंस का ही रिजल्ट है कि जब आप काम दिखाने को आपके पास नहीं है, इस तरह की बातों से लोगों को भड़काने की कोशिश करते हो। इस तरह ये पीरियड मीडिया के इन्फ्लुएंसिंग पावर का पीक बन गया। यहाँ इस वक्त मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ना सिर्फ इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता था, बल्कि वो जजेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता था, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता था और करता था। लेकिन जब मीडिया अपने इस पावर के नशे में धुत था तो एक चीज़ और हो रही थी जिस पे उनका ध्यान नहीं था, और वो था पब्लिक का मीडिया के इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट धीरे धीरे ख़त्म होना। अब यहाँ पे जो मीडिया अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर को जो बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था, पब्लिक के ओपिनियन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था वन साइडेड पिक्चर दिखा के, और साथ साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के अंदर आते जा रहा था मीडिया को लेके, ये एक ऐसा गोला बारूद था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी जो इस पूरे स्ट्रक्चर को जला के राख कर देती, और वो चिंगारी आई सोशल मीडिया के नाम से, और वहाँ से शुरू हुआ मीडिया का डाउनफॉल। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।